नहीं है इस ब्लड में, ठीक है। और ये मैं पढ़ाता भी बुक से हूँ, इसकी कोई स्लाइड्स वगैरह नहीं है, ये मैंने आप लोगों को और ब्लड आपने पढ़ना है परवेज अकबर से, ठीक है, यानी कि पीड से पढ़ना है। और अगर आपको उससे आपका जो है ना वो कवर हो जाता है, आपका जो आपका मेडिसिन का ब्लड है वो भी कवर हो जाता है, और जो आपका पीड्स का ब्लड है वो भी कवर हो जाता है। ब्लड आपको डेविडसन से या कैप्लान से या स्टेप अप से पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, थोड़ा सा भी एक लफ्ज एक सफा भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। जस्ट आपने क्या करना है, आपने ब्लड में और आपका कोई काम नहीं, ठीक है। तो उससे आपका इंशाल्लाह ताला ये ब्लड का सारा जो सिस्टम है वो कवर हो जाएगा। तो हमने पढ़ना भी वैसे वहीं से है, मैं आपको वो बुक से ही पढ़ाऊंगा ब्लड, ठीक है। आपके एमसीक्यूज भी कवर हो जाते हैं, एससीक्यू भी, सब कुछ कवर हो जाएगा। ब्लड पीड्स का और मेडिसिन का बिल्कुल सेम है, ठीक है। सिर्फ ब्लड आप लोग सारा का सारा प्रवेश दो दो जगह से आपको करने की जरूरत नहीं है। देखिए मैं आपको एक बड़ा मशवरा दूंगा जो आप लोगों के लिए आसान होगा और आप लोगों के लिए अच्छा होगा, मतलब कि आप लोगों को तो आसान तरीन मशवरा यह है कि आप लोग चुप करके ब्लड जो है वो परवेज अकबर से करें, आपका मेडिसिन का भी कवर हो जाएगा और आपका साथ में पीड्स का भी कवर हो जाएगा। तो आज ब्लड पढ़ने से पहले कुछ ब्लड की बेसिक्स हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूं। तो मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं, तो फिर हम स्टार्ट करते हैं। सब जो है दुरूद शरीफ पढ़ लें। हाँ जी, देखिए डॉक्टर अरसलान, आप चाहे वो देखिए वो आपकी मर्जी है, आप चाहे स्टेप अप से पढ़ें, चाहे आप कैप्लान से पढ़ें। मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं आपको वो चीज बताऊं जो आपके लिए आसान है और आपको डबल डबल मेहनत ना करनी पड़े। तो इसलिए मैंने आपको वो चीज बताई है जिससे आपके तमाम एमसीक्यूज, तमाम एससीक्यूज और आपके मेडिसिन और पीड्स दोनों कवर हो जाएगी। आपको बार बार ये नहीं होगा कि आप ब्लड जाके पहले आप मेडिसिन की डेविडसन से पढ़ें फिर ब्लड पीड्स में पढ़ें। तो आप जस्ट चुप करके पीड्स उठाएं, परवेज अकबर उठाएं, वहां से आप ब्लड पढ़ें और आपका दोनों तरफ कवर है, 1% भी फर्क नहीं है और सारी चीजें आपकी कवर होती हैं, एमसीक्यूज भी एससीक्यू भी। तो इसलिए मैं आपको, ये मेरा मशवरा है। अगर आप में से कोई इसको नहीं फॉलो करना चाहता तो वो आपकी अपनी चॉइस है। अगर आप कहते हैं नहीं यार हमने डेविडसन से पढ़ना ही पड़ा है तो पढ़े, बहुत अच्छी बात है। हमेशा अपना जो आपके लिए इजी चीज है वो आप करें, ठीक है, जो आपको इजी लगता है वो आप करें, लेकिन जो मेरा मशवरा है मैंने आपको दे दिया है। अच्छा जी, तो आज हम लोग ब्लड सेल्स की अगर हम बात करें, ये ब्लड पढ़ने से पहले ये हालांकि एक पूरा लेक्चर इस पे लगाना का मकसद ये है कि हम लोग बहुत मिसकॉन्सेप्ट्स के साथ जो है ना वो ब्लड को देख रहे होते हैं, ब्लड को पढ़ रहे होते हैं। तो ये पूरा लेक्चर एक एक इसी एक डायग्राम का जो एक आगे एक डायग्राम आएगी उसके नाम करने का मकसद ये है कि आप वो जो मिसकॉन्सेप्शंस है ना उनसे जरा आप लोग बाहर निकलें और आप लोगों को चीजों का क्लियरली पता चले। तो अगर हम ब्लड सेल्स की बात करें, आप सबको पता है कि आपके ब्लड सेल्स में मोनोसाइट्स हैं, लिम्फोसाइट्स हैं, न्यूट्रोफिल्स हैं, इओसिनोफिल्स हैं, बेसोफिल्स हैं, मैक्रोफेजेस हैं, एरेथ्रोसाइट्स हैं और प्लेटलेट्स हैं। अगर एरेथ्रोसाइट्स आपको पता है हम आरबीसीज को कहते हैं, उसके बाद आपके जो है वो प्लेटलेट्स जो है वो कोagulation में हेल्प कर रहे हैं, और बाकी सारे आपके जो आप लोग ये देख रहे हैं यूसिनोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, बेसोफिल्स, ये आपकी इम्यूनिटी का हिस्सा है, इम्यूनिटी का पार्ट है, जो आपकी इम्यूनोलॉजी है, जो आपकी इम्यूनिटी है उसका पार्ट है। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट
डिजीज क्यों, और बहुत इंपॉर्टेंट बात, उसकी वजह ये है कि जब हम ब्लड पढ़ते हैं हम बड़ा कंफ्यूज होते हैं। क्या जब हम बात करें लिम्फोमा की, तो लिम्फोमास क्या चीज है, माइलोइड माइलोमास क्या चीज है, लिम्फोमास क्या चीज है, बड़ी डिफरेंट टर्म्स हम यूज कर रहे होते हैं। वो टर्म्स आपको तब तक नहीं समझ आएंगी जब तक आपको ब्लड की लाइनेज समझ नहीं आती कि ब्लड की लाइनेज क्या है। ब्लड की फॉर्मेशन जब होती है तो वो ब्लड किस लाइनेज को फॉलो करता है, जब तक उसकी लाइनेज का पता नहीं चलेगा ना, आप लोग कंफ्यूज रहेंगे, आपको नहीं पता चलेगा कि हम जब बात करें लिम्फोमा की या एएलएल की, एक्यूट ल्यूकीमिया, एक्यूट मायोलाइड ल्यूकीमिया की, एक्यूट ल्यूकीमिया की बात कर रहे हैं, तो हम किस पोर्शन की बात करें, किस जगह की बात करें। तो डॉक्टर साहब इस डायग्राम को आज आपने पढ़ना है, ये डायग्राम के ऊपर एक लेक्चर है पूरा आपका। इस डायग्राम को जरा गौर से देखें। अब यहां पर मैं आप लोगों को डिजीजेस के नाम भी साथ साथ बताऊंगा और हम देखेंगे कि एक्चुअली इशू कहां पर आते हैं। अच्छा, अब देखें डॉक्टर साहब, सबसे पहले आपके पास ऊपर लिखा हुआ है मल्टी पोटेंशियल हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। आप लोगों को याद होगा, आपने फिजियोलॉजी फर्स्ट ईयर के अंदर जब आपने ब्लड पढ़ा था तो एक आपने सेल का नाम सुना था, प्लूरीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। एक्चुअली ये वही है, मल्टीपोटेंट या प्लूरीपोटेंट वो एक ही बात है। प्लूरीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल, प्लूरीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल का मतलब ये है कि ये पोटेंशियल रखता है डिफरेंट सेल्स में डिवाइड होने की। ये ब्लड के किसी भी सेल में डिवाइड जो है ना वो जाके डिवाइड हो सकता है और ब्लड का कोई भी सेल बना सकता है। तो इस वजह से हमने इसका नाम रखा हुआ है प्लूरीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। तो मतलब ये कि अगर कोई डिजीज प्लूरीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल को इफेक्ट करेगी, इस सेल को इफेक्ट करेगी, ये वाला जो आपका पहला सेल जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो आपकी पूरी की पूरी लाइनेज डिस्टर्ब होगी। आपके आरबीसीज भी इफेक्ट होंगे, आपके लिम्फोसाइट्स भी इफेक्ट होंगे, आपके मैक्रोफेजेस भी इफेक्ट होंगे, आपकी जो आरबीसीज है वो भी इफेक्ट होंगे। मतलब पूरी लाइनेज डिस्टर्ब होगी, एक सेल के ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। मेरी बात को समझ रहे हैं, गेट कर रहे हैं कि मैं आपको क्या कहना चाह रहा हूं? ठीक है। अब अगर अब जो आपके पास, जिस तरह आप सबको याद पता हो, एक डिजीज है जैसे कैंसेरियस डिजीजेस होती हैं जो कैंसर काज करवाती हैं, जो आपकी पूरी की पूरी लाइनेज को डिस्टर्ब करती है। कौन सी एक बड़ी इंपॉर्टेंट कैंसर डिजीज है आपको पता है, जो बोन मैरो को इफेक्ट करती है और बोन मैरो को डिस्टर्ब करती है, बोन मैरो में प्लूरीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल को। एप्लास्टिक एनीमिया, अगर आपको याद हो, एप्लास्टिक एनीमिया जो है वो मेनली आपके बोन मैरो को स्प्रेस करता है, प्लूरीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल को स्प्रेस करता है, जिसकी वजह से सब सेल। आज मैं आपको ये बताऊंगा, आप लोगों को इस डायग्राम को समझने के बाद ये पता चल जाएगा कि डिफरेंट डिजीजेस में ऐसा क्यों होता है कि एक डिजीज में थ्रोम्बोसाइटोपिनिया हो रहा है और एक में जो है ना एरिथ्रोसाइट बढ़ रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि किसी में एरिथ्रोसाइट बढ़ रहे हैं और प्लेटलेट्स कम हो रहे हैं। ऐसा क्यों हो रहा है कि किसी में लिम्फोसाइट्स कम हो रहे हैं और आरबीसीज बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि डिफरेंट चीजें कि डिफरेंट डिजीजेस डिफरेंट अपने पैटर्न्स के साथ रिएक्ट करती हैं और उसी मुताबिक फिर पेशेंट के ऊपर उसकी लैब्स और क्लिनिकल फाइंडिंग्स भी उसके मुताबिक आती हैं। तो अगर हम प्लूरीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल की बात करें तो वो दो मेन में डिवाइड हो सकती है, यानी कि उसकी आगे से दो लाइनेजेस हैं, इनको हम कहते हैं लाइनेज। एक लाइनेज है कॉमन मायोलाइड प्रोजिनेटर और दूसरी लाइनेज है कॉमन लिम्फॉइड प्रोजिनेटर। ठीक है, पहले हम डिस्कस करते हैं कॉमन लिम्फाइड प्रोजिनेटर को। कॉमन लिम्फाइड प्रोजिनेटर का क्या काम है कि कॉमन लिम्फाइड प्रोजिनेटर डॉक्टर साहब आपके क्या बनाता है, लिम्फोसाइट्स बनाने में हेल्प करता है। ठीक है, लिम्फोसाइट्स। अब इसमें लिम्फोसाइट्स का मतलब क्या हो गया कि ये लिम्फोसाइट्स में आपके टी लिम्फोसाइट्स भी आ गए और बी लिम्फोसाइट्स भी आ गए। ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स आप सबको पता है कि ये हमारी लॉन्ग टर्म इम्यूनिटी का हिस्सा है। खास तौर पे जो बी लिम्फोसाइट्स हैं और जो प्लाज्मा सेल्स हैं, ये हमारी एंटीबॉडी फॉर्मेशन में हेल्प आउट करते हैं। मतलब एंटीबॉडी फॉर्मेशन जो होती है वो इनसे हो रही होती है, बी लिम्फोसाइट से। ठीक है, और टी लिम्फोसाइट्स हमारे आपको पता है इसमें डिफरेंट है, आपके हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, नेचुरल किलर टी लिम्फोसाइट्स होते हैं, रेड चेक लिम्फोसाइट्स होते हैं। ये आपने इसकी टाइप्स वगैरह आपने फिजियोलॉजी में पढ़ी हुई। तो एक है आपका कॉमन लिम्फाइड प्रोजेनेटर। तो अगर हम बात करें लिम्फोमा की, आज के बाद अगर हम बात करें लिम्फोमा की, तो लिम्फोमा का क्या मतलब होगा डॉक्टर साहब? लिम्फोमा इज एक्चुअली इफेक्टिंग, यानी कि वो डिजीजेस लिम्फाइड प्रोजेनेटर को जो डिजीजेस इफेक्ट कर रही होंगी,
वो डिजीजेस सिर्फ और सिर्फ किस पे इफेक्ट करेंगी? वो टी लिम्फोसाइट्स पे और बी लिम्फोसाइट्स पे। ठीक है, मेरी बात को समझ रहे हैं? टी लिम्फोसाइट्स पे और बी लिम्फोसाइट्स पे इफेक्ट करेंगी। जैसे ल्यूकीमिया है, ये आगे जाके जब हम एक एक डिजीज पढ़ेंगे तो हम उसमें मैं आपको डिटेल बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको एक बेसिक कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है? अच्छा, अब मुझे एक बात बताएं डॉक्टर साहब, आप लोग खुद माशाल्लाह समझदार है, कुछ अक्लमंद, आप माशाल्लाह अक्लमंद है। मुझे एक बात बताएं कि अगर एक डिजीज है वो कॉमन लिम्फाइड प्रोजिनेटर के ऊपर उसने आके अटैक किया है, कॉमन लिम्फाइड प्रोजिनेटर जो है वो अपना काम करना छोड़ गया है, पीछे कौन सा बच गया? पीछे कौन सा बच गया? कॉमन माइलॉइड प्रोजिनेटर। मतलब कि लिम्फाइड की जो लाइनेज है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, लिम्फाइड की लाइनेज कम होना शुरू हो जाएगी, लिम्फाइड की लाइनेज डिस्टर्ब होगी और माइलॉइड की लाइनेज जो है वो ज्यादा हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ऐसी डिजीजेस भी हम देखेंगे जिसमें आपके लिम्फोसाइट्स की क्वांटिटी कम हुई हुई होगी लेकिन एरेथ्रोसाइट्स की क्वांटिटी बढ़ी हुई होगी, आरबीसीज की क्वांटिटी बढ़ गई होगी। आपको यह भी पता है कि इस पूरी लाइनेज जो आप सबके सामने नजर आ रही है, इसमें सबसे ज्यादा फॉर्मेशन किन सेल्स की होती है? सबसे ज्यादा फॉर्मेशन आपकी आरबीसीज की होती है। आरबीसी सबसे ज्यादा क्वांटिटी में मौजूद है। तो वो डिजीज, फॉर एग्जांपल एक डिजीज ने कॉमन लिम्फाइड प्रोजेनेटर को उसने हमला किया है, तो वो फिर इफेक्ट करेगी टी लिम्फोसाइट्स पे भी, बी लिम्फोसाइट्स पे भी। लेकिन ऐसी डिजीजेस भी हैं जो सिर्फ टी लिम्फोसाइट्स को एक्ट करती हैं, टी लिम्फोसाइट को जो टारगेट करती हैं उसमें सिर्फ आपके टी लिम्फोसाइट्स इफेक्ट होते हैं। तो उसमें जब टी लिम्फोसाइट्स इफेक्ट होंगे तो फिर उसमें बी लिम्फोसाइट्स का कोई रोल नहीं होगा। लेकिन मुझे एक बात बताएं कि एक डिजीज अगर टी लिम्फोसाइट्स की क्वांटिटी को कम कर रही है तो ये जो स्मॉल लिम्फोसाइट है ये फिर क्या ज्यादा मिकदार में बनाना शुरू कर देगा? फिर बी लिम्फोसाइट्स में ज्यादा बनना शुरू हो जाएंगे। मेरी बात को समझ रहे हैं? ये लाइनेज पर बताने का मतलब क्या है कि जब हम कल को डिजीजेस पढ़ रहे होंगे तो मैं कहूंगा कि देखो जनाब, ये एक डिजीज है, इसमें टी लिम्फोसाइट्स की क्वांटिटी क्या हो गई है? कम हो गई है। लेकिन इस डिजीज में जो प्लाज्मा सेल्स हैं वो बढ़ गए हैं। आपके सर प्लाज्मा सेल क्यों बढ़ गए? तो ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि प्लाज्मा सेल क्यों बढ़ेंगे। ये लाइनेज है कि अगर एक लाइनेज डिस्टर्ब होगी तो सेल जो है वो दूसरी तरफ मूव कर जाएगा। टी लिम्फोसाइट नहीं बन रहे तो स्मॉल लिम्फोसाइट्स क्या करेंगे? वो बी लिम्फोसाइट्स बनाना शुरू कर देंगे। एक कम होगा तो दूसरा इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अगर कोई डिजीज स्मॉल लिम्फोसाइट को इफेक्ट करेगी तो फिर दोनों कम होंगे, दोनों कम होंगे। हाँ, वो डिजीज पे डिपेंड करता है, मे बी वो इसकी हाइपर प्रोलिफरेशन करा रही हो। अगर वो हाइपर प्रोलिफरेशन करा रही है तो ये दोनों ज्यादा हो जाएंगे, अगर वो इसे डिप्रेस कर रही है तो ये दोनों कम हो जाएंगे। लेकिन अगर एक लाइनेज के ऊपर इफेक्ट करिए तो दूसरी लाइनेज ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। ये कॉन्सेप्ट समझ आया? ये कॉन्सेप्ट समझ आया डॉक्टर साहब जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको? ये कॉन्सेप्ट समझ आता है? ये हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल, एक एक डिजीज जब हम डिस्कस करेंगे तो फिर उसमें मैं आप लोगों को पूछूंगा, आप लोगों को वहां ये बड़ा काम आएगा। अच्छा, अब हमारे पास और दूसरा जो हमारे पास लाइनेज है, वो लाइनेज कौन सी है? वो लाइनेज हमारे पास कौन सी है? वो है हमारे पास कॉमन माइलॉइड प्रोजिनेटर। अब देखो डॉक्टर साहब, माइलॉइड का लफ्ज जहां पर आ गया तो माइलॉइड क्या कर रहे हैं? ये तीन सेल्स को कंट्रोल कर रहा है। ये आपकी इम्यूनिटी को भी कंट्रोल, इम्यूनिटी के सेल्स भी कुछ बना रहे हैं, इम्यूनिटी के सेल्स भी बना रहे हैं। ये आपकी आरबीसीज की फॉर्मेशन भी कर रहा है, मतलब कि आपकी जो ऑक्सीजन की कैपेसिटी है, जो ऑक्सीजन जो आप लेकर जानी है जिन सेल्स ने, वो भी यही बना रहा है। और ये जो सेल है ये प्लेटलेट को भी यही बना रहा है, प्लेटलेट को भी यही बना रहा है। मतलब कि जो आपका माइलॉइड प्रोजिनेटर है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वो सेल है जो तीनों में अपना रोल प्ले कर रहा है। ये इम्यूनिटी के सेल्स भी बनाता है, ये आरबीसीज को भी बना सकता है, ये आपके थ्रोम्बोसाइट्स को भी बना सकता है। तो अगर कोई माइलॉइड प्रोजिनेटर के ऊपर अटैक होगा तो फिर तमाम के तमाम माइलॉइड लाइनेज वाले जो सेल्स होंगे वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। मुझे एक बात बताएं, आपकी फर्स्ट जो इम्यूनिटी होती है, आप लोगों ने अपनी फिजियोलॉजी में पढ़ा हुआ है कि पहले आपके मोनोसाइट्स मैक्रोफेजेस एक्टिव होते हैं या पहले लिम्फोसाइट्स आते हैं? किसी भी जगह के ऊपर कोई इंफेक्शन होता है तो सबसे पहले सेल्स कौन से वहां पर पहुंच रहे होते हैं? न्यूट्रोफिल्स और मोनोसाइट्स पहुंचते हैं ना। मोनोसाइट एक्टिव होकर मैक्रोफाइज बन जाते हैं। तो मुझे बताएं कि अगर कोई डिजीज आपकी कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर को इफेक्ट करेगी तो आपकी इम्यूनिटी ज्यादा इफेक्ट होगी या कम इफेक्ट होगी? आपकी उसमें इम्यूनिटी ज्यादा कंप्रोमाइज होगी। ठीक है, जो माइलॉइड प्रोजेनेटर को जो इफेक्ट करने वाले सेल्स हैं उनमें इम्यूनिटी आपकी ज्यादा कंप्रोमाइज होगी। हाँ, लिम्फाइड प्रोजेनेटर में भी इम्यूनिटी कंप्रोमाइज होगी, लेकिन वो होगी उन डिजीजेस में जो क्रॉनिक डिजीजेस हैं,
जो लॉन्ग टर्म डिजीजेस है, जो ज्यादा अरसा चलने वाली डिजीज है, सिंपल बुखार शुगर नजला जुकाम के अंदर इतनी ज्यादा इम्यूनिटी कंप्रोमाइज नहीं होगी, लेकिन वो पेशेंट जिनका कॉमन मायोलाइड प्रोजेनेटर के अंदर प्रॉब्लम आएगा, जैसे मल्टीपल मायोलोमास हैं, उनमें सिंपल बुखार भी उनके लिए बड़ा मसला क्रिएट करेगा, क्योंकि उनकी फर्स्ट लाइन इम्यूनिटी डिस्टर्ब हुई हुई है। और सबसे बड़ी बात, उनके आरबीसीज डिस्टर्ब हुए हुए हैं, उनके ऑक्सीजन कैपेसिटी कम हुई हुई है, उनकी फर्स्ट लाइन इम्यूनिटी कम हुई है, और उससे भी बड़ी बात, और उससे भी बड़ा मसला क्या है कि प्लेटलेट्स नहीं बन रहे उनको साथ में थ्रोम्बोस, उनको साथ में हेमरेजिक प्रॉब्लम्स भी होंगे। जबकि कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर वाले जो पेशेंट्स होंगे उनको ना हेमरेजिक प्रॉब्लम्स आएंगे, ना हाइपोक्सिक इश्यूज आएंगे, ना ऑक्सीजन डिलीवरी के इश्यूज आएंगे। लेकिन कॉमन मायोलाइड प्रोजेनेटर वालों को हाइपोक्सिक इश्यूज भी आएंगे, हेमरेजिक इश्यूज भी आएंगे, और इम्यूनोलॉजिकल इश्यू भी आएंगे, और एलर्जिक इश्यूज भी आएंगे, क्योंकि मास्ट सेल्स जो है वो एलर्जी में हेल्प आउट कर रहे होते हैं, एलर्जिक रिएक्शंस में उनका रोल होता है, तो इसमें एलर्जिक रिएक्शंस भी आएंगे, बेजोफिल्स भी आए, तो इसमें पैरासाइटिक इन्फेक्शंस भी ज्यादा होने का खतरा है। मेरी बात को समझ रहे हैं? अच्छा, अब डॉक्टर साहब यहां पर ना इस लाइनेज में ना एक बड़ी कंफ्यूजन है, उस कंफ्यूजन को जरा पहले समझिए। मेरी बात को समझ रहे हो? ये बात समझ आई है सबको? क्लियर हुई है? बात क्लियर हुई है सबको डॉक्टर साहब? ये देखो एक डायग्राम जो है ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। बोल लो यार, खाना नहीं खाया हुआ क्या? मुझे तो खाना खिलाना नहीं है, पास होके बैठ गए, मुझे तो नहीं मिठाई खिलानी, खुद तो बोल लो ना खिलाओ मिठाई, नहीं मांगता मैं मिठाई, लेकिन बोलो तो सही। अच्छा, जरा सुनिएगा, इस लाइनेज में ना एक कंफ्यूजन है, वो कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया आपके साइंसदानों ने। उन साइंसदानों ने क्या क्रिएट की, देखो, इसका नाम रख दिया माइलॉइड, और इसका नाम रख दिया माइलोब्लास्ट। ठीक है, माइलोब्लास्ट। क्लियर होगी बात? अब ये दोनों सेल्स का नाम आपस में ना बड़ा मिलता जुलता है, माइलॉइड और माइलोब्लास्ट। ठीक है, अब यहां पर ना बड़ा मसला क्रिएट हो जाता है। हम लोग जो इंपॉर्टेंट डिजीजेस पढ़ेंगे उनमें हम लोग, जारी बात है, कोई ना कोई डिजीज हम डिस्कस करेंगे। माइलोब्लास्ट का जब, माइलोब्लास्ट पे जब इफेक्ट आएगा ना, देखो माइलॉइड और माइलोब्लास्ट, ये यहां पर आपने कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, माइलोब्लास्ट और माइलॉइड में फर्क क्या है कि माइलोब्लास्ट एसोसिएटेड है आपके सिर्फ और सिर्फ बेजोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, इयोसिनोफिल्स और मोनोसाइट्स के साथ। माइलोब्लास्ट का ताल्लुक ना आरबीसीज के साथ है, ना आपके प्लेटलेट्स के साथ है, ना आपके मास्ट सेल्स के साथ है। मतलब कि अगर कोई डिजीज आपकी माइलोब्लास्ट को इफेक्ट करेगी, तो उस डिजीज में ना ही पेशेंट को हेमरेजिक प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे, ना ही उस पेशेंट को कोई हाइपोक्सिक इश्यूज आ रहे होंगे। उसमें जो उसको इशू होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसका होगा? वो उसे फर्स्ट लाइन इम्यूनिटी का इशू होगा, कि उसकी फर्स्ट लाइन इम्यूनिटी, उसको इन्फेक्शन बड़ा जल्दी हो जाया करेगा, वो गले का इन्फेक्शन बड़ी जल्दी पकड़ेगा, बुखार को बड़ी जल्दी पकड़ेगा, नजला जुकाम को बड़ी जल्दी पकड़ेगा। एम आई क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट? एम आई क्लियर विद दिस कॉन्सेप्ट? मैं अभी सारा रिपीट करने लगा हूं, सारे जो कुछ नए आए हैं उनके लिए भी। ठीक है, अब देखो हम जो डिस्कस करें, हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि एक आपका जो है वो हाइपोक्सिक इशू किस लिए होंगे डॉक्टर साहब? आरबीसी नहीं बनेगा तो हाइपोक्सिक इशू हो गए। फॉर एग्जाम्पल, अगर माइलॉइड प्रोजेनेटर खराब हुआ है, तो माइलॉइड प्रोजेनेटर की डिजीज की वजह से आपकी आरबीसीज भी कम हो रहे हैं, आपके मेगा कैरियोसाइट्स भी कम हो रहे हैं, आपके मास्ट सेल्स भी कम हो रहे हैं, आपके माइलोब्लास्ट भी कम हो रहे हैं। इन चारों से क्या हो रहा है? आपको एलर्जिक रिएक्शंस भी हो रहे हैं, आपको हाइपोक्सिक रिएक्शंस भी हो रहे हैं, हाइपोक्सिक प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं, आपको हेमरेजिक प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं, और आपको इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब पूरे को हम अगर समराइज करें, रिपीट करें, तो हम क्या बात करें? हम कह रहे हैं कि जनाब आपके पास एक मेन सेल है जिसको हम कहते हैं प्लूरीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। इस प्लूरीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल ने सारे सेल बनाने हैं, चाहे वो आपके लिम्फोसाइट्स हैं, चाहे वो आपके मोनोसाइट्स हैं, चाहे वो आरबीसीज हैं, चाहे वो प्लेटलेट्स हैं। अगर कोई डिजीज आपकी प्लूरीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल के ऊपर अटैक करेगी, जो कि एप्लास्टिक एनीमिया के नाम से हम एक डिजीज को जानते हैं, तो सारे सेल्स इफेक्ट होंगे। आपके लिम्फोसाइट्स भी इफेक्ट होंगे, आपके मोनोसाइट्स भी इफेक्ट होंगे, आपके मैक्रोफेजेस भी इफेक्ट होंगे, आपके रेथ्रोसाइट भी इफेक्ट होंगे, आपके साथ में प्लेटलेट्स भी इफेक्ट होंगे। ठीक है, और अब इस प्लूरीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल से दो लाइनेजेस निकल रही हैं, एक है कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनेटर और एक है कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर। वो डिजीजेस जो कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर को इफेक्ट करेंगी, उसमें सिर्फ आपके टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स इफेक्ट होंगे।
टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। अब हम यहां पर एक ये बात कर रहे थे शुरू में कि अगर फॉर एग्जांपल डॉक्टर साहबान एक डिजीज है, उसने कॉमन लिम्फॉइड प्रोजिनेटर को जो है ना वो खराब कर दिया है। इसकी मिसाल सिंपल ऐसे ही है कि आप एक रास्ते पे आ रहे थे, आप एक रास्ते पे आ रहे थे और उसमें से दो रास्ते निकलने थे, ठीक है। एक जब तक तो ये दोनों रास्ते खुले थे, ए रास्ता भी खुला था, बी भी खुला था। आप यहां पर आते, आप इस जगह पर खड़े होते और आप डिसाइड करते थे कि या मैं ए की तरफ चला जाऊं या मैं बी की तरफ चला जाऊं। यानी कि प्लूरीपोटेंट हेमेटोपोटिक स्टेम सेल हमारी बॉडी की नीड के मुताबिक ये डिसाइड करता था कि या मैं लिम्फाइड प्रोजेनेटर बना दूं या मैं माइलॉइड प्रोजेनेटर बना दूं। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल एक रास्ता बंद हो जाए, एक रास्ता मैंने यहां पर बंद कर दिया, ये ए रास्ता फॉर एग्जांपल जाता है लिम्फाइड प्रोजेनेटर को और मैंने इसको बंद कर दिया, ये यहां से मैंने ब्लॉक कर दिया। अब क्या होगा? अब प्लूरीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल के पास ऑप्शन ही नहीं बच गया। अब उसने क्या बनाना है? प्लूरीपोटेंट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल ने ज्यादा से ज्यादा क्या बनाना शुरू कर देने? कॉमन माइलॉइड प्रोजेनेटर। तो ऐसी डिजीज के अंदर लिम्फोसाइट्स की क्वांटिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी और आपके आरबीसीज की, मास्ट सेल्स की, प्लेटलेट्स की, माइलोब्लास्ट की, यूसिनोफिल्स की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। मेरी बात को समझ रहे हो डॉक्टर साहब? बात समझ आती है? ठीक है। मैं अच्छा, अब ये देखो, यही बात मैं आपको यहां पर कर रहा हूं कि हमारे पास दो, यहां पर आपने कंफ्यूज नहीं होना कि हमारे पास स्टेम सेल है, स्टेम सेल से आपके पास एक माइलॉइड स्टेम सेल निकल रहा है। इन दोनों के नाम से ना बड़ी कंफ्यूजन हो जाती है। माइलॉइड स्टेम सेल जो है, जो माइलॉइड सेल है, वो बना रहा है, वो आरबीसीज को भी बना रहा है। जो माइलॉइड है, ये माइलॉइड के ऊपर मैं एक स्टार लगा रहा हूं, माइलॉइड ठीक है, वो आरबीसीज को भी बना रहा है, वो प्लेटलेट्स को भी बना रहा है, और वो व्हाइट ब्लड सेल्स का जो ग्रेनुलोसाइट्स का पोर्शन है, जो मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजेस, न्यूट्रोफिल्स, बेसोफिल्स है, उनको भी बना रहा है। लेकिन जब बात है कि सिर्फ माइलोब्लास्ट की, तो माइलोब्लास्ट सिर्फ जो है वो आपके ग्रेनुलोसाइट्स का जो पोर्शन है उसको बना रहा है। तो मतलब ये कि अगर कोई डिजीज, मेरे प्यारे प्यारे डॉक्टर साहबान, अगर एक पेशेंट है उसको कोई ऐसी डिजीज हुई है जो माइलॉइड स्टेम सेल को इफेक्ट कर रही है, वो माइलॉइड स्टेम सेल को इफेक्ट कर रही है, तो ऐसा पेशेंट आपके पास हाइपोक्सिक प्रॉब्लम से भी आएगा, ऐसा पेशेंट हाइपोक्सिक प्रॉब्लम से भी आएगा, ऐसा पेशेंट हेमोरेजिक प्रॉब्लम से भी आएगा, और ऐसा पेशेंट आपके पास इंफेक्शंस के साथ भी आएगा, और ऐसा पेशेंट आपके पास एलर्जिक रिएक्शंस के साथ भी आएगा। ये सारी की सारी, और उसकी लैब्स में आरबीसीज भी कम होंगे, प्लेटलेट्स भी कम होंगे, या इमेच्योर आरबीसीज होंगे, इमेच्योर प्लेटलेट्स होंगे, माइलोब्लास्ट भी कम होंगे, जो ये भी कम होंगे। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आपके पास माइलोब्लास्ट वाली डिजीज के साथ आया, उसको सिर्फ माइलोब्लास्ट इफेक्ट किया है, तो फिर उसको ना ही हाइपोक्सिक प्रॉब्लम होंगे, ना ही हेमरेजिक प्रॉब्लम होंगे, ना ही एलर्जिक प्रॉब्लम होंगे। उसको मेन जो प्रॉब्लम होगा वो होगा इन्फेक्शियस प्रॉब्लम। और ये बात मैं पहले बता चुका हूं कि वो डिजीजेस जो माइलॉइड लाइनेज को डिस्टर्ब करती हैं, उन पेशेंट्स को ज्यादा इन्फेक्शियस होते हैं। क्यों? क्योंकि आपके फर्स्ट लाइन जो सेल्स हैं वो डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन जो लिम्फॉइड डिजीजेस हैं वो लॉन्ग टर्म डिजीजेस होती हैं, क्रॉनिक डिजीजेस में ज्यादातर उनका रोल होता है और क्रॉनिक में होता है, ठीक है। एलर्जिक मास्ट सेल्स नहीं ना बन पाते। हाँ, आईजीई एंटीबॉडीज आपकी बन रही हैं, उधर से आपको एलर्जिक में प्रॉब्लम आता है, लेकिन मास्ट सेल्स में जो है ना वो ज्यादा है, ठीक है। मास्ट सेल्स जो आपकी एलर्जिक मीडिएटर्स रिलीज करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। अगर माइलोब्लास्ट खराब होंगे तो जाहिर सी बात है, आप देखें ना। अब यहां पर एक बात डिस्कस करते हैं और मुझे अब मैं देखूंगा कि आप लोगों की कितनी अकल काम करती है। जरा देखें, आप मुझे एक बात बताएं, मैं इसको रिमूव कर रहा हूं। देखें, ये माइलॉइड सेल जो है, ये एक डिजीज है, उसने माइलोब्लास्ट को इफेक्ट किया। वो अब देखो, डिजीज ये भी हो सकती है कि या तो वो माइलोब्लास्ट को सप्रेस कर दे, या तो वो माइलोब्लास्ट की हाइपर प्रोलिफरेशन करा दे। दोनों तरह की हो सकती है। कार्सिनोमा भी हो सकता है और सप्रेसिव डिसऑर्डर भी हो सकता है। सप्रेसिव डिसऑर्डर किन कंडीशंस में होता है? जो रेडियोथेरेपीज में, कीमोथेरेपीज में, ठीक है। रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी क्या करते हैं? वो सेल्स की माइटोसिस को कम कर देते हैं। एप्लास्टिक एनीमियाज में, कोई पॉइजनस सिंड्रोम के अंदर रेडिएशन की जगहों के ऊपर, और कैंसेरियस डिजीजेस होती हैं वो इंक्रीज कर देती हैं। तो फॉर एग्जांपल, अगर
माइलॉइड को खराब हो गया, माइलॉइड सेल नहीं काम कर रहा, मुझे ये बताएं फिर इस माइलॉइड स्टेम सेल के पास क्या ऑप्शंस बचते हैं? माइलोब्लास्ट सेल जो है ना वो खराब हो गया, माइलोब्लास्ट सेल्स काम नहीं कर रहा, ऑप्शन इसके पास क्या बचेंगे? क्या माइलॉइड स्टेम सेल बनना बंद हो जाएगा? नहीं, माइलॉइड स्टेम सेल तो बनेगा, बल्कि वो और ज्यादा बनेगा। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी को लगेगा कि लो जी माइलॉइड स्टेम सेल तो ग्रेनुलोसाइट्स बना ही नहीं रहे, लेकिन वो कैसे ग्रेनुलोसाइट बनाए? माइलोब्लास्ट तो वहां पर है ही नहीं। वो क्या करेगा? वो और आरबीसीज को बनाना शुरू कर देगा, और प्लेटलेट्स को बनाना शुरू कर देगा। इससे क्या होगा? पोलीसाइथीमिया होना शुरू हो जाएगा, थ्रोम्बोसाइटोसिस होना शुरू हो जाएगी। मेरी बात को समझ रहे हो डॉक्टर साहब? समझ रहे हो जो मैं समझाना चाह रहा हूं? ठीक है, ये आज का एक लेक्चर पूरा मैंने रखा है इसलिए है क्योंकि जब अगर आपको ये डायग्राम समझ आ गई ना तो ब्लड आपके लिए चुटकियों का काम है, चुटकियों का। आपको हर डिजीज में आप मुझे खुद बताओगे कि सर इसमें आरबीसी कम होने हैं, इसमें डब्ल्यूबीसी ज्यादा होने हैं, इसमें ये ज्यादा होने से। अच्छा, एक और मिसकॉन्सेप्शन दूर करो, डब्ल्यूबीसी का मतलब क्या है पहले तो ये बताओ। डब्ल्यूबीसी में दोनों सेल्स आते हैं। डब्ल्यूबीसी में आपके जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं वो भी आते हैं और ए ग्रेनुलोसाइट्स भी आते हैं। डब्ल्यूबीसी में आपके जो है वो मोनोसाइट्स, मैक्रोफेजीज और ये भी आते हैं, और उसके बाद आपके जो लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स हैं वो भी आते हैं। डॉक्टर साहब एक बात मैं बार बार समझा के आपको बता चुका हूं, मैं रिकॉर्डिंग लेक्चर की नहीं देता। There is no policy that we provide a recorded lecture to you. हम रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं देंगे, चाहे आपके सिग्नल्स का इशू है, चाहे कोई भी इशू है। ठीक है, रिकॉर्डेड लेक्चर आपको नहीं मिल सकता। ये बार बार आप मुझसे क्वेश्चन ना किया करें, ठीक है? हाँ, नेक्स्ट जो भी सेशन होगा उसमें मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलप करवा रहा हूं जो कि 5 से 10 दिन में तैयार हो जाएगी। उसमें लेक्चर के फौरन बाद 3 से 4 घंटे के लिए आपको रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाया करेगा कि अगर आपका लेक्चर मिस हो गया है या अगर आपका कोई फॉर एग्जांपल इंटरनेट का इशू हो गया है या कुछ भी हो गया, आप लेक्चर नहीं ले पाए, तो आप वहां से 3-4 घंटे का आपके पास मौका होगा कि आप दोबारा से लेक्चर सुन भी सकते हैं, रिपीट भी कर सकते हैं। उसके बाद वो 3-4 घंटे के बाद वो लेक्चर अपने आप वहां से रिमूव हो जाएगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल आपको रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं मिल सकते। ठीक है, तो ये डब्ल्यूबीसी में दोनों आते हैं, ये अपनी जेन में याद रखें। लेकिन लिम्फोसाइट्स का थोड़ा और रोल है, वो लॉन्ग टर्म डिजीजेस में ज्यादा एक्टिव होते हैं। जो फर्स्ट लाइन आपके सेल्स हैं वो आपके जो है वो न्यूट्रोफिल्स, मैक्रोफेज। तो डब्ल्यूबीसी का ये मतलब है, ये बात अपने जेन में रखें। ठीक है, अच्छा अगर हम बात करें डब्ल्यूबीसी की, देखो हम लोग डब्ल्यूबीसी की अगर हम बात करेंगे तो फॉर एग्जाम्पल अब यहां पर आपकी अकल का इम्तिहान है। मुझे एक बात बताएं कि अगर फॉर एग्जाम्पल लिम्फाइड प्रोजिनेटर खराब हो गया, लिम्फाइड प्रोजिनेटर नहीं चल रहा, माइलॉइड प्रोजिनेटर चल रहा है और ये तमाम के तमाम सेल्स इसमें ज्यादा से ज्यादा बनते जा रहे हैं, क्या डब्ल्यूबीसी कम होंगे या ज्यादा होंगे? मुझे एक बात का जवाब दें, क्या डब्ल्यूबीसी कम होंगे या ज्यादा होंगे? WBC means both granulocytes and एन granulocytes. WBC एज अ होल ज्यादा होंगे, लेकिन अगर हम उनका डीएलसी करवाएंगे, डिफरेंशियल लीकोसाइट काउंट करवाएंगे, तो उसमें हमें जो ग्रेनुलोसाइट्स हैं वो ज्यादा मिलेंगे और ए ग्रेनुलोसाइट्स, जो लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स हैं वो कम मिलेंगे। मेरी बात को समझ रहे हैं? ठीक है, तो ये चीज थोड़े से ना कॉन्सेप्ट क्लियर करें अपने। WBC और लिम्फोसाइट्स में फर्क है। लिम्फोसाइट्स इज अ पार्ट ऑफ WBC कम्युनिटी। ठीक है, टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स इज अ पार्ट ऑफ WBC कम्युनिटी। और WBC की जब हम बात करते हैं, जब हम व्हाइट ब्लड सेल्स की बात करते हैं, तो उसमें हमारे टी लिम्फोसाइट्स भी आते हैं, बी लिम्फोसाइट्स भी आते हैं, उसमें हमारे मोनोफेज, माइक्रोफेजेस भी आते हैं, मोनोसाइट्स भी आते हैं और ये भी आते हैं। ठीक है, टीएलसी टोटल लीकोसाइट काउंट होता है डॉक्टर साहब। लीकोसाइट्स डब्ल्यूबीसी का जो दूसरा नाम होता है उसको हम लीकोसाइट्स कहते हैं। ठीक है, डीएलसी डिफरेंशियल लीकोसाइट काउंट, उसमें एक एक की हमें क्वांटिटी पता चलती है, और टीएलसी में एज अ होल डब्ल्यूबीसी पता चलते हैं कि टोटल डब्ल्यूबीसी इस वक्त कितने। डॉक्टर साहब पॉलीसाइथीमिया का क्या इफेक्ट आएगा, पढ़ेंगे हम इंशाल्लाह ना, तो पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा, क्यों टेंशन ले रहे हैं आप। ठीक है, तो ये 2-3 डायग्राम्स थी जो मैंने आपको आज समझानी थी। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है डॉक्टर साहब? टीएलसी मींस टोटल लीकोसाइट काउंट। टोटल लीकोसाइट काउंट का मतलब ये है कि
पूरे तमाम WBCs की क्वांटिटी। और डीएलसी मीन डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट का मतलब ये है कि उसमें अलग अलग क्वांटिटी आपको पता चलती है कि इस वक्त टी लिम्फोसाइट्स कितने हैं, इस वक्त मोनोसाइट्स कितने हैं, इस वक्त आपके जो है वो बेजोफिल्स कितने हैं, आपके इओसिनोफिल्स कितने हैं। ठीक है, ये आपने फिजियोलॉजी में पढ़ा हुआ है बड़ी डिटेल में। तो इसकी जो फर्स्ट प्रायोरिटी और सेकंड प्रायोरिटी लिस्ट है वो आज इंशाल्लाह ताला आप लोगों को मिल जाएगी। और कल हम इसका फर्स्ट लेक्चर, मुझे उम्मीद है कि अब कल जब हम लोग लेक्चर पढ़ रहे होंगे तो जब मैं बात करूंगा कि ये फलां लाइनेज को इफेक्ट कर रहा है तो आपको फौरन उसकी लैब्स समझ आ जानी चाहिए कि इसमें आरबीसी कम हो रहे होंगे या इसमें डब्ल्यूबीसी कम हो रहे होंगे और इसमें क्या क्या हो रहा होगा, समझ आ जाएगी। बाकी इंशाल्लाह ताला हम डिस्कस करते रहेंगे। तो कल इंशाल्लाह ताला आपका फर्स्ट लेक्चर होगा आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया का, इंशाल्लाह। ठीक है जी, थैंक यू सो मच, फी अमान अल्लाह। कल के लेक्चर के लिए तैयार रहें और वो मैं परवेज अकबर से पढ़ाऊंगा, परवेज अकबर। डॉक्टर साहब मैं दो दो सेशन स्टार्ट नहीं कर रहा, एक तो आप लोगों का, मुझे अगर आप कहेंगे तो मैं एक लेक्चर एक सेशन आपका साथ और स्टार्ट करवा देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि गायनी ऑप्स का कोई सेशन स्टार्ट हो जाए तो मैं करवा दूंगा।